प्रणाम, स्वागत एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनोविज्ञान का, जिसे हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो नाम है वही काफी है। ये किस प्रकार का चिंतन है, ये किस प्रकार का जो थॉट ये प्रोसेस है कि कन्वर्जेंट या अभिसारी, कि ये एक्सप्लेन करता है कि हम किस डायरेक्शन में और किस प्रकार से चिंतन करें। तो अब इसकी जो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले अर्थ से करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने एक फोटो लगाई है, और ये फोटो जो ये इमेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अर्थ को समझाने के लिए। अब यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। इस कन्वर्जेंट को अभिसरण भी कहते हैं। और इसका जो लिटरेरी मीनिंग है, अर्थात अगर आप किसी डिक्शनरी में इसको शब्द को देखेंगे, किसी शब्दकोश में इसको देखेंगे, तो वहां पर यह लिखा मिलेगा आपको कि एक साथ करीब आना या एक बिंदु पर मिलने के लिए अग्रसर होना, टेंडिंग टू कन्वर्ज एट वन पॉइंट। जैसे कि आपके सामने इस इमेज में दिखा रहा है कि ये जो रेलवे लाइन है ये दूर आपको देखेंगे, क्षितिज में आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से शुरू होती हैं और वो एक दूसरे पर कन्वर्ज हो रही हैं। आपको समझ में आना चाहिए, मुझे लग रहा है कि काफी है ये पिक्चर आपको ये समझाने के लिए कि कन्वर्जेंट का क्या अर्थ है। अर्थात जो हमारा सारा थॉट प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वाइड पर्सपेक्टिव, एक बहुत चौड़े एक अवधारणा से शुरू होता है, परिप्रेक्ष्य से शुरू होता है, और जाकर अंत में एक बिंदु पर मिलने का प्रयास करता है, या एक बिंदु की तरफ अग्रसर होता है। ये इसका है साहित्यिक अर्थ, यानी कि लिटरेरी मीनिंग। अब क्योंकि साहित्यिक अर्थ हमें जानना जरूरी है, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या अर्थ है। कई बार आपके मन में यह आ रहा होगा कि मैं दोनों मीनिंग्स को डिस्कस करता हूं। देखिए, अगर आप, इसका एक मुख्य कारण यह है कि अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि मनोज्ञान से इसका कोई वास्ता नहीं है, जो मनोज्ञान के साइंटिफिक साइकोलॉजी है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसने उसको नहीं लिया है, नहीं स्टडी किया उसको, अगर वो आपसे पूछता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, तो उस समय आप उसका साहित्यिक अर्थ उसको आप बताएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान का जो अर्थ आप जानेंगे उसमें एक थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ जाती है। लेकिन अगर वहीं पर आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा है जो मनोविज्ञान का विद्यार्थी है, या मनोविज्ञान का कोई टीचर आपसे पूछ रहा था, कोई आप इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर के लिए, किसी टीचर के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या कहीं और भी जाते हैं जहां पर आप ये समझते हैं कि जो सामने जो बैठा हुआ मनोविज्ञान के बारे में जानता है, तो उस समय आपको जो अर्थ बताना है कन्वर्जेंट का, दैट हैज टू बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की दृष्टि से आपको अर्थ बताएंगे। ये कारण है मेरा कि दोनों अर्थ मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करता हूं मेरी वीडियोस में। अब चलिए, मैंने आपको कारण भी बता दिया, तो क्यों नहीं हम डिस्कस कर लें मनोविज्ञान की दृष्टि से कन्वर्जेंट थिंकिंग का अर्थ क्या है, यानी अभिसारी चिंतन का अर्थ क्या है। वो कहते हैं कि मनोविज्ञानी मानते हैं चिंतन में एक सुव्यवस्थित स्वरूप का पालन करने की तरफ झुकाव, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, उसको मानने का, यानी उस ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग की तरफ जाने का आपका ओरिएंटेशन या आपका ट्रेंड, ये है आपका मनोविज्ञान की दृष्टि से अर्थ। इसमें अंतर देख सकते हैं आप। तो साहित्यिक अर्थ ये कहता है कि एक बिंदु पर, ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि चिंतन, ऐसा चिंतन जिसमें हम एक सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो उसका पैटर्न होता है थिंकिंग का, उसकी तरफ ओरिएंटेशन। मतलब हमारी जो थिंकिंग होगी इट हैज टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड विद इन अ पैटर्न। वेराज जो उसका लिटरेरी मीनिंग है वो कहता है कि कन्वर्जेंट एट वन पॉइंट, टेंडिंग टू बी कन्वर्जेंट एट वन पॉइंट। तो ये आपके अर्थ रहे कन्वर्जेंट थिंकिंग के। तो अब इसको हम थोड़ी सी, जब अर्थ हमने जान लिया है तो परिभाषा भी हम जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि परिभाषा तो जानना जरूरी है, क्योंकि परिभाषा तो वो गागर है जो अपने अंदर पूरे अवधारणा का सागर को समेटे हुई होती है। आप समझ सकते हैं, छोटी सी गागर है लेकिन पूरे जो कंसेप्ट होता है उसकी पूरी अवधारणा को, उसकी अवधारणा के पूरे सागर को अपने अंदर समेटी होती है, इसीलिए हमें परिभाषा जाननी होती है। तो अभिसारी चिंतन वो संज्ञानात्मक गतिविधि होती है जो किसी समस्या के संभावित सर्वोत्तम समाधान की ओर अग्रसर होती है। यहां पर भी बात है चिंतन, ठीक। तो चिंतन क्या है? ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, अर्थात
वो कॉग्निटिव एक्टिविटी जो किसी समस्या की जो संभावित पोटेंशियल और बेस्ट फिट सॉल्यूशन है उसकी तरफ वो अग्रसर होती है। ये इसकी एक पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा आप देखेंगे, संभावित चिंतन, उस चिंतन को अभिसारी चिंतन उस चिंतन को कहा जाता है जिससे उन समस्याओं के समाधान खोजे जाते हैं जिनका केवल एक ही सही उत्तर होता है। यानी कि जो सोल्सो साहब हैं अपनी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो बुक है उसमें ये कहते हैं कि जब हम कोई किसी भी समस्या का समाधान खोजते हैं तो अगर उस समस्या का समाधान केवल एक ही है और वो ही एक यूनिक है, तो अगर उसको हमें खोजना है, उसकी तरफ अगर हमें पहुंचना है, तो उस समय हमें अभिसारी चिंतन का प्रयोग करना होगा। अर्थात उन समस्याओं के समाधान खोजने की कोशिश की जाती है जिनका केवल एक ही सही उत्तर होता है। आपके साथ मैं शेयर करूं एग्जांपल्स भी, बड़े मजेदार किस्म एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दिए हैं, तो वो भी शेयर होंगे। तो और तीसरी परिभाषा, और चलिए तीसरी परिभाषा से पहले कई बार विद्यार्थी क्लास में ले बैठते हैं तो स्टूडेंट पूछते हैं सर ऐसा बताइए आप बार अलग अलग परिभाषाएं क्यों देते हैं, एक परिभाषा काफी होती है, हमें अलग परिभाषा याद करने में बड़ी परेशानी होती है। दोस्तों अलग परिभाषाएं इतनी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये अलग अलग जो जाने माने मनोविज्ञानी हैं, जाने माने इस फील्ड में जो काम करने वाले रिसर्चर्स हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से उस पर्टिकुलर अवधारणा को किस प्रकार से देखते हैं और साथ में वो किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हमें उनकी अवधारणा को, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझना जरूरी होता है। अगर आप 3-4 परिभाषाएं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस अवधारणा को, उस कंसेप्ट को आप देखेंगे, उसको समझेंगे, अलग अलग टेक्निकल शब्दों को आप जानेंगे, तो क्या होगा, तो जो परिभाषा का जो एक जीस्ट है, एक जो उसके तरह आप समझ सकते हैं, एक जो उसका जूस है आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा और उस अवधारणा को बड़े अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक, चलिए, तो इसी कड़ी में आप डिमोटिवेट ना हो अलग अलग परिभाषाओं को देखकर, इसलिए मैंने आपसे चर्चा की। अब तीसरी परिभाषा हम देखते हैं। अभिसारी चिंतन एक प्रकार का ऐसा चिंतन होता है जो किसी समस्या के केवल एक सार्वभौमिक समाधान को खोजने पर केंद्रित होता है। व्हाट डज इट मीन? सार्वभौमिक का मतलब था यूनिवर्सल। कोई एक समस्या ऐसी होती है, बहुत सारी हमारे पास समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके जो समाधान होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। आप कहीं पर चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, उस समस्या का वही समाधान ही होगा। तो यानी कि अभिसारी चिंतन में हम ऐसा ही करते हैं, जो उसका एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन होता है उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपना चिंतन, अपनी संज्ञानात्मक जितने रिसोर्सेज हैं वहीं पर केंद्रित करते हैं और एक ही समाधान के खोजने की ओर बढ़ते हैं। ये परिभाषा दी थी आर्थर साहब ने 2006 में। अब थोड़ा सा परिचय की बात करते हैं। वैसे अर्थ में और परिभाषा में हमने काफी कुछ अभिसारी चिंतन के बारे में जान लिया है, वो क्या होता है और उसे कैसे उसको परिभाषित किया जाता है। देखिए, अब क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जरूरी है, जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आवश्यक है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं तो जो अभिसारी चिंतन, एक जो पर्टिकुलर जो शब्द है यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये शब्द जेपी गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है। उन्होंने प्रस्तावित किया था इसे 1950 में। इसके साथ साथ उन्होंने एक शब्द और दिया था, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है, मनुष्य की विचार प्रक्रिया, जो चिंतन प्रक्रिया है, जो थॉट प्रोसेस है, केवल एक समाधान खोजने तक ही सीमित रहती है। अलग अलग समाधान नहीं, केवल एक, और वो भी परफेक्ट, वो भी यूनिवर्सल। मन एकल एवं सही समाधान की ओर ही अभिमुख होता है। आपका जो माइंड है वो माइंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अधिकतर अभिसारी चिंतन का उपयोग कहां होता है? शैक्षणिक क्षेत्र में किया जाता है। ये एग्जाम्पल देखो, जहां विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, तथ्य, आंकड़ों और वांछित समाधानों को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दूसरी तीसरी क्लास में पहाड़े सिखाए गए होंगे, जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ये पहाड़े, ये तथ्य हैं, ये आंकड़े हैं जिनका कोई, इसका 12 के पहाड़े का कोई और कहीं पर इसका समाधान नहीं है। आप कहीं जाकर अंग्रेजी में बोलेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। बात वही है, भाषा बदल गई लेकिन बात वही है। यही है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग।
क्योंकि इस समस्या का समाधान एक ही है। तथ्य हैं, आंकड़े, अब फैक्ट्स बताए जाते हैं, फैक्ट बताए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभिसारी चिंतन शब्द किसने दिया, जेपी गिलफर्ड ने 1950 में दिया। ये एक तथ्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है कि जो अभिसारी चिंतन शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया, आपका उत्तर आपको जेपी गिलफर्ड लिखना ही लिखना है। अगर आप नहीं लिखते तो आपको आंसर नहीं, आपको बिल्कुल उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये तथ्य है, ये आंकड़े हैं। और जो वांछित समाधान है, जो टीचर चाहता है, जो समस्या का जो समाधान निकलना चाहिए, वही समाधान निकाला जाता है। अब एग्जांपल ले लीजिए, 4 को आप 2 से भाग करेंगे तो आप अगर उसका उत्तर 3 देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि हमारा जो वांछित परिणाम है वो 2 है। यही है, मतलब शैक्षणिक क्षेत्र में ज्यादातर कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग होता है इसका, और ये जरूरी भी है। क्योंकि जब तक कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगी, जब तक तथ्य, आंकड़ों और वांछित समाधानों के बारे में हम नहीं जानेंगे, तो तब तक क्या होगा, हमारे अंदर उस अवधारणा, उस कंसेप्ट की जो सोच है, उसके बारे में हमारे पास सामान्य ज्ञान हमारा इकट्ठा नहीं होगा। तो जो आपका सामान्य ज्ञान है उसका मुख्य कारण क्या है, कि मुख्य कारण होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि तथ्य, आंकड़े और सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स सारी की सारी हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से ही मिलती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बात की हमने परिचय की। थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो अभिसारी चिंतन है विश्लेषण, निर्णय लेने से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया होती है, यानी कि विश्लेषण करने और साथ में निर्णय लेने से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। ये बहुत सारी विचारधाराओं को अपनाकर, बहुत सारे थॉट प्रोसेस को अपनाकर, उन्हें क्रमबद्ध करने, उनका मूल्यांकन करने, पक्ष और पक्ष का विश्लेषण करने के पश्चात निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। यानी कि बहुत सारी चीजों से ऐसे आप चलते हैं और अंत में आपको मैंने बताया था मीनिंग में, एक बिंदु पर आकर आप मिल जाते हैं। काफी सारी चीजें, काफी सारे तथ्य, आंकड़े, चीजें होती हैं, विचारधाराएं होती हैं, उनको आप इकट्ठा करते हैं, बिलीफ सिस्टम है, उनमें से आप किस प्रकार से एक प्रक्रिया पर आप पहुंचते हैं, एक समाधान पर पहुंचते हैं। जिस प्रकार आप कपड़े को निचोड़ देते हैं तो उसमें से बूंद निकलती है। जिस प्रकार आप जूस निकालते हैं, पुदीना है उसको आप निचोड़ देते हैं, अदरक को आप निचोड़ देते हैं, एक बूंद टपकती है। मतलब एक बिंदु की तरफ पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है। अधिकांश जो प्राकृतिक विज्ञान है विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक तर्क पर आधारित होते हैं, एनालिटिकल और इंडक्टिव। मतलब जितने भी आपके प्राकृतिक विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कुछ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, ये क्या है सारे के सारे, इनमें जो तर्क होते हैं, एनालिसिस होता है उनका। वो जैसे आप कोई भी आप अवधारणा समझ ली, आपको मैंने जैसे हम साइकोफिजिक्स की हम बात करते हैं, हमने वेबर्स का लॉ बताया था, वो क्या है, एक एनालिसिस है, एक इंडक्टिव रीजनिंग है। वो सारे के सारे जो प्राकृतिक विज्ञान है, उनके जो निर्णय होते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, दे प्योरली डिपेंड अपॉन एनालिटिकल, इंडक्टिव एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। वो बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट नहीं होते हैं। देख, वो बहुत एक बड़े, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आज कोरोना की बात चल रही है, आज पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर है। तो अब जो साइंस है उसको कोरोना को इस बात के लिए नहीं समझ रहा है कि वो कितने प्रकार का है और उसके अंदर क्या क्या चीजें, दे आर कमिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ म्यूटेशन जो हुई है, वो उस पर आप समझ कर आप वहां पर पहुंचे हैं। धीरे धीरे बहुत सारे प्रकार, कोरोना के अलग अलग प्रकार हैं, उनमें से फिर आपने एक जो आज मानव को सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है उस पर फोकस किया। अब उस पर भी, उसके अंदर भी उसका कैसे उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, या कैसे उसका जो एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ क्योंकि लिविंग बीइंग नहीं है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, किस चीज से वो बना हुआ, एक प्रोटीन है, उसके चारों तरफ फैट की लेयर है। ये चीजें धीरे 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 करते 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 कन्वर्जेंट थिंकिंग करते करते आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे वैज्ञानिक, कि उसका हम इलाज तोड़ पाए। तो ये होता है, जितने भी ज्यादातर जो फिजिकल साइंस होते हैं उनके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल होता है। और ये जो अभिसारी चिंतन है, ये वहां कारगर होती है जहां समस्या का केवल एक ही समाधान होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। और देखिए, मनोविज्ञान में आपने इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम सुना होगा, बाटिया बैटरी, ठीक है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, वेस, वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फेमस टेस्ट हैं जो हम बुद्धि परीक्षण के में इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, उन प्रॉब्लम का एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। हमें उस विद्यार्थी से जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उससे ये अपेक्षा होती है कि हमारे जो वांछित परिणाम है, जो हमें चाहिए, वो उसी स्टेज पर पहुंचे, इससे इधर उधर ना हो।
तब इसको मार्क्स देते हैं। तो क्या मापते हैं ये आपके जो मैक्सिमम जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट हैं मनोविज्ञान में, दे असेस योर कन्वर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी। अभिसारी चिंतन का ये मापन करते हैं। वर्तमान समस्या जो आपके सामने जो प्रेजेंट प्रॉब्लम आई है का एकल या अद्वितीय समाधान पर पहुंचने के लिए उससे संबंधित विभिन्न विचार, तथ्य और सूचनावादी का संश्लेषित किया जाता है। मतलब उनको सिंथेटिक नहीं कह सकते, सिंथेसाइज किया जाता है। बहुत सारे विचारधाराओं को, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कंपोनेंट्स को उनको पहुंचकर अब जिस प्रकार से आप एक फनल होती है जिसको हम कीप भी बोलते हैं, एक बोतल में अगर हमें तेल डालना हो तो हम क्या उस फनल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल ले लेते हैं। वो क्या करता है ऊपर से बोतल में कीप क्या करता है, जो बोतल से या गिलास से जो उसमें डलेगा वो बहुत उसका जो मुंह तो चौड़ा होता है, बोतल से ज्यादा उसकी चौड़ाई होती है। तो अगर हम बिना कीप के डालेंगे तो गिर जाएगा। तो कीप क्या करता है, उसको सबको इकट्ठा कर कर एक पतली सी धार बना देता है जो कि बोतल में इसको आराम से वो लिक्विड चला जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कन्वर्जेंट थिंकिंग की इंट्रोडक्टरी पार्ट और कुछ हमने अर्थ और परिभाषाएं, और अंतिम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभिसारी चिंतन की कुछ विशेषताएं। इस प्रकार के चिंतन में विचार प्रक्रिया एक दिशा में चलने वाली होती है, ओनली इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि हमें एक बिंदु पर पहुंचना होता है, एक यूनिक समाधान पर पहुंचना होता है। दूसरा देखिए, यह एकल या अद्वितीय समाधान खोजने की एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। यह अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, एकल का मतलब यहां पर सिंगल एंड यूनिक समाधान खोजने की एक दिशा है कोग्निटिव प्रोसेस। ठीक, ये बड़ी विशेषता है इसकी। तीसरी, इसमें वांछित समाधान, वांछित मतलब डिजायर्ड सॉल्यूशन, जो आप जिसकी आप इच्छा कर रहे हो, जिसकी भी ये सॉल्यूशन आना ही चाहिए, पहुंचने के लिए शब्दार्थ स्मृति में संग्रहित जानकारी का पुनः प्रसंस्करण किया जाता है। ये देखो, ये बात आई यहां पर, मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे परिभाषा और इंट्रोडक्टरी पार्ट की, जो अभिसारी चिंतन है वो तथ्य, वो आंकड़ों, वो सामान्य ज्ञान, विज्ञान, उसका इस्तेमाल करता है। और वो कहां पाए जाते हैं, आपके सेमेंटिक मेमोरी में पाए जाते हैं। और उस सेमेंटिक मेमोरी से अब यहां पर एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि हम ये पूछा जा सकता है कि जो अभिसारी चिंतन है वो किस प्रकार की स्मृति से अपने तथ्यों को लेता है और फिर उनको पुनः प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। उसमें आपको प्रोसीजरल मेमोरी दी होगी, सेमेंटिक मेमोरी दी होगी, एपिसोडिक मेमोरी दी होगी, उसमें आपको फ्लैशबल्ब मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल, आपको जो उसका आंसर है सिमेंटिक यानी शब्दार्थ स्मृति पर टिक करना है, क्योंकि वहीं से तथ्यों को, आंकड़ों को, सामान्य ज्ञान को वहां से लिया जाता है और फिर इसको दोबारा से प्रोसेसिंग की जाती है, रीप्रोसेसिंग होती है, पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है इसमें। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें वांछित परिणाम, जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है, वहां पर हमें पहुंचने की आवश्यकता होती है। चौथी विशेषता है तथ्यों की उपलब्धता और उन तक पहुंच अभिसरण चिंतन को गति प्रदान करती है। यानी कि आपके मस्तिष्क में, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, सिमेंटिक मेमोरी में अगर तथ्य हैं, देखिए दो बात है ना, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो तथ्य उपलब्ध हैं और उन उपलब्ध तथ्यों तक आप अपनी पहुंच बना सकते हो, संज्ञानात्मक पहुंच आप बना सकते हो, अर्थात आपकी मेमोरी में आप उसको अच्छे से उसका प्रत्याह्वान कर सकते हो, उनको रिकॉल कर सकते हो। अगर ऐसी बात है तो याद रखना दोस्तों, इससे जो आपका अभिसरण जो चिंतन है, यानी कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो स्पीड अप हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपसे मैं ये पूछ लूं 49 किसका स्क्वायर है, तो अगर आपके मस्तिष्क में बात बैठी हुई है कि आपको जब स्क्वायर सिखाया गया था, वर्ग निकालना आपको सिखाया गया था, तो आपको कैसे उसको निकालना है, अगर आपको वो बात मस्तिष्क में है, आपकी सिमेंटिक मेमोरी में है वो फैक्ट, तो आप जल्दी से उस तक पहुंच कर लेंगे। अवेलेबिलिटी तो है, उपलब्ध है, और जल्दी आप अगर उसकी पहुंच कर पाए आप, तो आप उसको बहुत जल्दी से उसका जवाब दे पाएंगे। 7 अगर हम का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 49 आता है। तो ये कहने का मतलब है कन्वर्जेंट थिंकिंग को अगर गति प्रदान करनी है तो इसलिए आपकी सिमेंटिक मेमोरी, शब्दार्थ स्मृति भी तेज होनी चाहिए। ठीक है, पांचवी विशेषता, पता है ना किसकी विशेषता हम पढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग की, अभिसारी या अभिसरण चिंतन की। यह समाधान पर पहुंचने के लिए तथ्यों के बीच जो फैक्ट्स होते हैं, संभावित संबंधों का अन्वेषण करती है। यानी कि जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के बीच में जो पॉसिबल रिलेशन है
उनका एनालिसिस, उनको एक्सप्लोर किया जाता है। अब जैसे कोरोना से संबंधित हम बात करते हैं, अब कोरोना से संबंधित बहुत सारे पूरी दुनिया में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कि वैज्ञानिक ये लगे हुए हैं कि अलग अलग जो फील्ड के वैज्ञानिक हैं, ये पता करने के लिए कि इस कोरोना का इलाज क्या हो, क्या कारगर इलाज है। आज जो कारगर इलाज केवल एक ही है, दरवाजे रखे बंद, कारगर इलाज है इसका, ठीक है। लेकिन दुनिया तो ऐसे नहीं चलेगी, तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इस तरह इसका हम किस प्रकार से इसका इलाज खोजें, तो वैक्सीन निकालें या कोई इंजेक्शन, कोई दवाई, कोई मेडिसिन, समथिंग दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एफर्ट्स, एंड गवर्नमेंट्स टू दे आर ट्राइंग, क्योंकि पूरी मानव जाति की प्रश्न है भाई, मानव जाति का जिंदा रहने का सवाल है ये। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जो बहुत सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं कोरोना के संबंधित, कहां से शुरू हुआ, कितने टेम्परेचर में, कितने प्रेशर में, कितनी ह्यूमिडिटी में, और किस प्रकार ये, किस ट्रांसमिशन का इसका रेट क्या है, कैसे ट्रांसमिशन इसका होता है, किस चीज पर कितने देर तक, बहुत सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। उन तथ्यों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो कोरिलेटेड एक दूसरे के बीच में, उन सब को खोजा जा रहा है। तो ये क्या है, ये समाधान, ये बात यही कर रहा है कि जो विशेषता कन्वर्जेंट थिंकिंग की, क्योंकि हमें उस पर, उन तथ्यों को लेकर एक बिंदु पर कन्वर्जेंट होना है, अभिसरण होना है, तभी हम उसका इलाज खोज पाएंगे। तो इसके बाद फिर पढ़ देता हूं, यह समाधान पर पहुंचने के लिए तथ्यों के बीच सभी संभावित पॉसिबल संबंधों का अन्वेषण करती है। कौन बता सकते हो आप? कन्वर्जेंट थिंकिंग। छठी इसकी विशेषता है, अभिसारी चिंतन में लक्ष्य निर्देशित विशिष्ट चिंतन शामिल होता है, यानी गोल डायरेक्टेड चिंतन होता है इसमें। आप गोल से इधर उधर भटके और आप दूर हुए, बस आंसर से आप दूर चले जाएंगे, आपको समाधान नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देखते हैं, वो एक कन्वर्जेंट थिंकिंग का टेक्निक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके 4 आंसर दिए होंगे, 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। वो चाहता है कि आप एक चिंतन करके, अभिसारी चिंतन करके, एक जो आपका लक्ष्य है उस पर पहुंचे आप। अगर आप इधर उधर देखने लगे, आपका ध्यान भटक गया, तो आप क्या करेंगे, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। 7वीं विशेषता, जटिल या कठिन समस्याओं से निपटने के दौरान, यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के निपटने के दौरान अभिसारी चिंतन में कुछ स्तर पर अपसारी चिंतन भी शामिल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिसारी चिंतन केवल अकेला ही काम नहीं करता है समस्या के समाधान में, क्योंकि जो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऐसी आती हैं, ठीक है, हमें एक समाधान पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन उसमें हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की भी जरूरत पड़ती है। आप कोरोना को ले लीजिए, इन वैज्ञानिकों को जरूर एक समाधान पर पहुंचना है, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी सर्वाइवल का प्रश्न है, हमारी सिविलाइजेशन का, पूरी दुनिया का सर्वाइवल का क्वेश्चन है। तो ये बहुत बड़ी जटिल और कठिन समस्या है। तो इससे निपटने के लिए जो वैज्ञानिक है, वो अभिसारी चिंतन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में वो अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और क्या क्या इश्यूज हैं, और क्या क्या ऐसे लक्षण है जिसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना के पॉजिटिव है, और कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से, जिसके फलस्वरूप ये कोरोना इतना जल्दी ट्रांसमिशन रेट इसका बढ़ रहा है। तो अभिसारी के चिंतन के अंदर अंदर साथ साथ में अपसारी चिंतन भी शामिल होता है। 8वां विशेषता, तार्किक, लॉजिकल, विश्लेषणात्मक, एनालिसिस, और निगमनात्मक यानी डिडक्टिव घटक जो हैं अभिसारी चिंतन का प्रमुख हिस्सा होते हैं। भाई मैंने शायद पहली वीडियो में, पहले स्लाइड में निगमनात्मक चिंतन को शायद इंडक्टिव रीजनिंग बोल दिया होगा। इंडक्टिव नहीं है, डिडक्टिव होता है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको आप निगमनात्मक जो चिंतन है, घटक है, वो इसका प्रमुख हिस्सा, यानी कि लॉजिक, एनालिसिस और डिडक्टिव रीजनिंग, ये तीनों के तीनों अभिसारी चिंतन का एक बहुत प्रमुख हिस्सा होते हैं। 9वीं विशेषता है, अभिसारी चिंतन में प्रत्योक्षकरण और मानसिक बिंब विधान शामिल होते हैं। देखो टेक्निकल वर्डिंग को मैं समझा देता हूं। प्रत्योक्षकरण क्या होता है? विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करें, अभी आप देखें, आप सोचिए आंखें बंद करके, अब विजुअलाइज कीजिए कि आप अपनी माता की गोद में बैठे हुए हैं, तो आपको दिखाई देगा ना, यू विजुअलाइज योर मदर। दूसरी बात, मानसिक बिंब विधान, आपने क्या किया, विजुअलाइज किया, उसको प्रत्योक्षकरण किया, उसमें क्या किया, अपने मम्मी की, मां की एक इमेज आपने मस्तिष्क में बनाई है, ठीक है। तो अभिसारी चिंतन में ये भी शामिल होते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन एज वेल एज मेंटल इमेजरी। और 10वीं विशेषता इसकी है, अभिसारी चिंतन औपचारिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान का प्रकार्य नहीं होता है। ओ सॉरी, प्रकार्य ज्ञान का प्रकार्य होता है, मैं डाइवर्जेंट की बात करने लगा था। अर्थात
अगर आप फॉर्मल एजुकेशन आपने ली है, औपचारिक शिक्षा आपने ली है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप गए हैं और आपके पास सामान्य ज्ञान है, तो ही आप कन्वर्जेंट थिंकिंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल कॉलेज नहीं है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जाना जाता है कि द कन्वर्जेंट थिंकिंग इज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड जनरल नॉलेज। क्योंकि फैक्ट, अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं, आपने स्कूल नहीं गए, आपने पहाड़े नहीं सीखे हैं, फॉर्मली नहीं सीखे हैं पहाड़े, तो आप पहाड़े नहीं बता पाओगे। कोई फैक्ट और तथ्य, आप सामान्य ज्ञान आप नहीं बता पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान का प्रकार होता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी अर्थ परिभाषा और कुछ विशेषताएं किसकी, अभिसारी चिंतन की या कन्वर्जेंट थिंकिंग। मैंने आपको वादा किया था कि जब वीडियो के अंतिम चरण में पहुंचेंगे तो आपको कुछ समस्याएं देंगे, आपको कुछ ऐसे कुछ क्रिएटिव प्रॉब्लम्स जो आपके मस्तिष्क में अब जो अभिसारी चिंतन आपका है ना, उसको सक्रिय कर देंगे। ये लो, अभिसारी चिंतन के दौरान जो विचार प्रक्रिया केवल अपेक्षित समाधान के चारों ओर घूमती है, इट रिवॉल्व अराउंड द डिजायर्ड सॉल्यूशन। ये लो पहली प्रॉब्लम। इसमें विषम संख्या आपको बतानी भी कौन सी है, 3, 37, 43, 11, 59, 101 और 119। विच वन इज दी ओड इसमें से? आप बता सकते हैं ओड कौन सी इसमें से? सोचिए आप इसमें। ठीक, अब सोचिए, इसके आंसर है मेरे पास, मैं शेयर करूं आपके साथ। दूसरा देखिए, आप इसका उत्तर बताइए आपके सामने। क्या इसका उत्तर 8 होगा या 6 होगा? आप कुछ समझिए इसको। देखिए, इसमें केवल एक ही उत्तर है इसका। तीसरा, कौन सा फेफड़ा आकार में बड़ा होता है? फेफड़े कितने होते हैं हमारे पास? कितनी लंग्स होती हैं? 2। तो उसके आकार में बड़ा वाला कौन सा है? अरे हमें तो ये बताया, अब दोनों बराबर होते हैं क्या? एक इधर होता है, एक इधर होता है, लेकिन बड़ा कौन सा है? आप बताइए, आंसर आपको पता होगा। चौथा, एक कार में कितने पहिए चलायमान होते हैं? कितने पहिए कार में चलते हैं? ये बड़ा सा आंसर प्रश्न है। तो ये देखिए आप, इस तरह से क्या होगा, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो आपके अभिसारी चिंतन को एक्टिवेट कर देते। अब चलिए हम इनकी जो विशेष इनके आंसर हैं उनको खोजते हैं। तो नीचे शुरू करते हैं। एक कार में कितने पहिए चलायमान होते हैं? 5। आपने 4 सोचे होंगे, नहीं आप कुछ ने 5 भी सोचे होंगे। 4 तो एक स्टीयरिंग व्हील भी पहिया होता है भाई, व्हील लिखा होता है उसके, स्टीयरिंग व्हील। कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है आकार में? राइट, क्योंकि लेफ्ट फेफड़े को 2 ही पार्ट होते हैं, उसको दिल आपके रखने के लिए जगह देनी पड़ती है, इसलिए वो आकार में आपका छोटा होता है। जो दूसरा प्रश्न है, 2 + 2 × 2, इसका आंसर कितना होगा? 6, क्योंकि पहले हम गुणा करेंगे, 2 × 2 4, 2 6, क्योंकि बोर्ड मॉस का फॉर्मूला लगेगा यहां पर भी सारी चिंतन। और जो फर्स्ट वाला इसमें आप विषम संख्या बताइए। देखिए सारे के सारे इसमें प्राइम नंबर्स हैं, एक को छोड़कर। प्राइम नंबर आप उसमें से निकाल सकते हैं, आप कौन सा है। तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ समस्याएं जो आपके मस्तिष्क का जो वो हिस्सा जो अभिसारी चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है, उसको ये एक्टिवेट कर देती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, कन्वर्जेंट थिंकिंग। उसका अर्थ हमने बात की, परिभाषा, कुछ विशेषताएं, और अंत में मैंने कुछ मजेदार कुछ समस्याएं डिस्कस की आपके सामने, जो कि आपके उस हिस्से को एक्टिवेट करती हैं जो अभिसारी चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हमारे रेफरेंसेस हैं, इनको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जब भी चाहें, और ज्यादा पढ़ना चाहें तो आप बहुत गहराई से अगर आपको पढ़ना है। और दोस्तों, अगली जो हमारी चर्चा होगी वो होगी अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। बाय द टाइम ये वीडियो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगी तो आप दूसरों को बताएं, उसमें कुछ कमी लगती है तो इसमें मुझे बताएं। और आप मुझे कैसे बता सकते हैं, या मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल है vermasujit@yahoo.com। दोस्तों, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहता है, चाहे वो अप्रिशिएटिव हो चाहे क्रिटिकल हो। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।